हाय एवरीवन, मेरा नाम है तजिंदर कौर। वेलकम टू वेस्टर्न ओवरसीज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर आलोक, इमिग्रेशन एक्सपर्ट, जो आपके ऑस्ट्रेलिया पीआर से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जो भी आपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए थे, लेट्स आस्क हिम एंड गेट द क्लैरिटी। सो हाय मिस्टर आलोक। हाय। तो आलोक सर, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे ब्रॉडकास्ट पे आए। हमारे व्यूअर्स मेनली जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों करना चाहिए, इतना क्या खास है उस कंट्री में, क्योंकि कनाडा की तरफ मोस्टली भीड़ जा रही है, पर व्हाई ऑस्ट्रेलिया? Why Australia? There are so many, you can say, reasons. Australia is giving a family visa, which is called permanent residential visa. या आप अगर temporary residential visa भी ले रहे हो skilled migration में, तो आप अपने family को add कर सकते हो. Along with that, you can get all the government benefits. मेडिकल है, सोशल सिक्योरिटीज है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि सिक्योर वीजा है ये. आफ्टर दैट लाइक यू कैन कंटिन्यू ऑन द पीआर आल्सो, यू कैन कन्वर्ट योर वीजा इनटू सिटीजनशिप आल्सो आफ्टर 3 or 4 years. सो आप अगर करंट ट्रेंड की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो रैंक 5th है उसका. अगर आप करंटली आप अगर यूएस की रिपोर्ट और ग्लोबल बेस्ट कंट्रीज की बात करते हो, सो दैट्स फॉल्स इनटू 5th. So there are so many reasons. I'm just giving you the 10% reason why you should apply for Australia PR. So the reasons that you're giving, the advantages कि सुनने में अच्छा लग रहा है, पर जितना रील्स वगैरह हमारे कंज्यूमर्स आज के डेली बेसिस पे इतनी कंसल्टेंसीज मार्केट में उनका चेक करते हैं और कहते हैं कि मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं आ रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, रूल स्ट्रिक्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सच में सच सच बताइएगा, इजी है ऑस्ट्रेलिया जाना कि नहीं? देखिए, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि अगर आप सोशल रिव्यूज या सोशल मीडिया के ऊपर आप अगर डिसाइड करना चाहते हो, दैट इज वेरी अनसिक्योर. आई विल रिक्वेस्ट कि डू नॉट गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स. अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, सो अभी के डेट में पीआर बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वो लोग एक्सेप्टेंस दे रहे हैं. एंड अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो करंट जो ये ट्रेंड ये कहता है कि मोस्ट लोग सिर्फ एक ही सब क्लास को जानते हैं, विच इज कॉल्ड सेंट्रल 189 सब क्लास में मेरे इन्विटेशन नहीं आ रहे, मैंने फाइल लगा हुआ है. बट अदर देन दैट आप स्टेट के पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को देखिए, आप 190 491 सब क्लास ऐसे जगह आप जा रहे हैं. तो ये सब आपके पास कितने मल्टीपल ऑप्शन है, इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. तो अभी आपने जो सब क्लासेस बताई, मतलब ये एक वीजा है जो वहां पे सब क्लास यूज किया जाता है, तो अगर दर्शकों को बताएंगे क्या है ये वीजा, थोड़ा ब्रीफ करके. देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन वीजा की बात अगर आप करें तो देयर आर 3 सब क्लासेस जिसमें आप खुद को नॉमिनेट करके पीआर लेने का सोच सकते हो. जैसे वन इज कॉल्ड 189, जो सबसे पहला एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी है जिसमें आपको सेंट्रल इन्विटेशन, यानी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहो कहीं भी आप काम कर सकते हो. सेकंड इज कॉल्ड 190 सब क्लास, विच इज अ स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें होता ये भी पीआर है, बट जिस भी कोई स्टेट आपको बुलाएगा वहाँ पे 2 years आपको स्टे करने पड़ते हैं. जैसे कनाडा का पीएनपी हो, जैसे कनाडा का पीएनपी कर सकते हो. एंड द थर्ड वन इज लाइक रीजनल एरिया 491 सब क्लास. ये आपको 5 years का टेम्पररी रेसिडेंस वीजा देता है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years यू कैन कन्वर्ट योर वीजा इनटू पीआर, व्हिच इज अ 191 सब क्लास. तो ये डायरेक्ट पीआर नहीं दे रहा 491 वीजा? नहीं, 491 डायरेक्ट पीआर नहीं है, बट व्हेन यू विल कंपेयर विद द अदर सब कैटेगरीज, तो ये व्हिच इज अ यू कैन से 491 काफी स्ट्रांग है. या इसमें मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, एंड आपके पास 3 साल बाद आपको पीआर मिल जाएगा. ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. पहले तो यू कैन से मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट भी थी, अब तो खैर वो भी उन्होंने हटा दिया है. आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है 491 वीजा, भले वो आपको टीआर दे रहा है, पीआर नहीं, पर सारे पीआर वाले बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं इसमें. हाँ, सारे पीआर मिलते हैं, बट कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ की पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे चाइल्ड एजुकेशन, वो आपको वहाँ के लोकल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर लाइक एलिजिबल और नॉट, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है. चाहे वो पब्लिक है प्राइवेट है. बट हेल्थ केयर तो मिनिमम है ही आपका 491. आपको हेल्थ केयर मिल जाएंगे. तो इन सब क्लासेस में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई कर सकता है कोई एप्लीकेंट? जैसे मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, मुझे कैसे अप्लाई करना है? देखिए, कनाडा की तरह ये भी एक पॉइंट सिस्टम प्रोसेस फॉलो करते हैं. एज पर योर एज, योर एजुकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आपकी सिंगल है, मैरिड है, उसके बेसिस पे प्लस कुछ अदर पॉइंट सिस्टम होते हैं. 65 पॉइंट्स इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड आपके ऑक्यूपेशन जो है वो आप लिस्टेड होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी अप्लाई करो. आप अगर 189 में अप्लाई कर रहे हो, सेंट्रल में, स्टेट में, या फिर यू कैन से एरिया स्पेसिफिक वीजा में, अगर आपकी ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं है, लिस्टेड नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते. सो पॉइंट्स के साथ साथ यहाँ पे ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो मेजर कंसर्न. तो एक राइट ऑक्यूपेशन कैसे ढूंढे? मुझे कैसे पता मुझे किस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना है? ऑल्दो लेट्स से मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस है, हाउ टू फाइंड द राइट ऑक्यूपेशन फॉर सेल्स? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ना, अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो
ये अदर कंट्रीज की तरह एक डिफरेंट ये कह सकते कि एक ही ऑक्यूपेशन कोड में सिर्फ एक पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जाता, ये मर्ज करता है 4-5 डोमेन को एक साथ। तो जैसे अगर आप सेल्स का है तो सेल्स की इंडस्ट्री यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्रीज के क्या आपने यू से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एंस्को कोड और यू कैन से ऑक्यूपेशन कोड सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। दैट्स डिपेंड अपॉन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर परफॉर्मिंग और विच आर परफॉर्म्ड, प्लस आपके रेफरेंस लेटर क्या चीज़ कहता है, वो आपकी एजुकेशन क्या है, ये सब चीज़ों पे आपको ऑक्यूपेशन कोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। नॉट ऑन दिस बेसिस ऑफ सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ एजुकेशन भी मैंडेटरी रहती है, उसको भी आपको देखना पड़ता है। तो राइट ऑक्यूपेशन चूज कर लिया, तीनों सब क्लास के लिए एलिजिबल हो गए, पूल में एंटर कर गए, तो कनाडा में जैसे सीआरएस सिस्टम हो जाता था, तो यहाँ पर भी कुछ कट ऑफ सिस्टम जाता होगा। डेफिनेटली वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो कैसे चेक करेंगे कि हमें किनको इनवाइट देना है किनको नहीं देना है। सो यस, जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको इनवाइट्स मिलते हैं, बट पहले की बात थी। अभी आप अगर थोड़ा सा देखोगे करंट सिनेरियोज में, देयर आर सो मेनी चेंजेस विच ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग। आप लाइक रिसेंटली वी हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे 95 पॉइंट्स वाले सिविल इंजीनियर दे आर बीटिंग, बट आप देखोगे 70 पॉइंट्स में सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन को इन्विटेशन मिल रहा है, कम पॉइंट्स वाला वो आ गया, कम पॉइंट्स मिल रहा है। बिकॉज अभी क्या है कि करेक्ट ऑक्यूपेशन अगर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि दे आर गिविंग द इनवाइट जिनको उनको रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट कि आपको सारे ऑक्यूपेशंस की उनको रिक्वायरमेंट और सबको वो लोग इनवाइट दे रहे हैं। दैट्स डिपेंड कि आप किस कौन से स्टेट में अप्लाई किया, उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्टेड है, कौन सी ऑक्यूपेशन हाई डिमांड में है। जैसे आप अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, न्यू साउथ वेल्स की बात करते हो, सो दे हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरीके के जो ऑक्यूपेशन है, दैट लाइक ऐसे ऑक्यूपेशन कोड जिनको उनको हायर यूनिवर्सिटी की उनको ज़्यादा जरूरत है, उनको पहले वो लोग इनवाइट देते हैं, चाहे आपके पास कम पॉइंट्स है तब भी आपको मिल सकता है, चाहे कम उनका इंग्लिश का स्कोर भी क्यों ना हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोफिशिएंट स्कोर लेके बैठे हो आप, बट आपके अगर ऑक्यूपेशन सही है, और यही मैं अगर मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी एक ऑक्यूपेशन उठा लेते विच इज नॉट लिस्टेड, जैसे मार्केटिंग, रिसेंटली न्यू साउथ वेल्स ने मार्केटिंग हटा दिया, तो अगर मैं उसमें सुपीरियर भी लेके बैठा हूँ तो दे विल नॉट गिव मी इनवाइट। ओके, सो ऐसी चीजें होती हैं। तो पीआर में लगभग टाइम कितना लग जाता है? देखिए वो डिपेंड करता है, टाइम फ्रेम आज की डेट में बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी के लिए भी, बिकॉज एवरेज अगर मैं बात करूँ, अगर आपको 189 के थ्रू इनवाइट आया हुआ है, सो इट विल टेक अप्रॉक्स यू कैन से 6 to 8 months का टाइम नाउअडेज टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। अगर आप 190 की बात करते हो स्टेट में तो वो 10 to 12 months भी लग सकता है, एंड अगर 491 की बात करें तो वो ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आपका ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन है, साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके के ऑक्यूपेशन पे अगर आ रहे हो, तो वी हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे इनवाइट के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 month में उनका वीजा लेटर आया हुआ है। ओके, सो नाउअडेज यू कांट प्रिडिक्ट कि आपको 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे या 12 months लगेगा। तो पीआर में कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो वेट ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी एंटर करें, तो एक स्टडी रूट तो है ही, लेकिन इसके अलावा हर कोई स्टडी में नहीं जाना चाहता, वर्क का ऑप्शन देखते हैं। तो वर्क के ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन का ही पार्ट हुए कि वो अपना लेबर शॉर्टेज कम करना चाहते हैं, तो वर्क वाले कौन से मेथड्स में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए वर्क परमिट आपको हर कंट्री देती है, इट्स नॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। हाँ, रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में अलॉन्ग विद द जॉब ऑफर लेटर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है, जिसमें एम्प्लॉयर आपके लिए अलग से लेबर मार्केट से अप्रूवल लेता है, लेबर मार्केट टेस्ट से उसको गुजरना पड़ता है, लेवी चार्जेस पे करता है, एंडोर्समेंट लेटर, एसडीएस जिसको कहते हो आप, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर आप वर्क परमिट को देखोगे तो यस 482 सब क्लास कैन बी द राइट ऑप्शन, 186 है, 494 है, 407 जिसको आप ट्रेनिंग वीजा पे भी आजकल बहुत लोग जाते हैं, दैट कैन बी द वन ऑप्शन, बट फॉर दैट यू नीड अ स्पॉन्सरशिप। अगर स्पॉन्सर करने वाला कोई एम्प्लॉयर नहीं है देन यू कांट अप्लाई। और लास्टली मैं एक ये चीज पूछना चाहती हूँ कि पीआर में हर कोई कहता है कि लॉयर का होना बहुत जरूरी है, खासकर ऑस्ट्रेलिया के केस में, तो आपका क्या कहना है कि बिना लॉयर की मदद के भी कर सकते हैं या लॉयर का सपोर्ट ले लेना चाहिए? देखिए मेरा इसमें मानना ये कहता है कि आप चाहो लॉयर की बात आप अगर बीच में लेके आ रहे हो, तो लॉयर अगर कोई अगर आरएमए पोर्टल से कर रहा है या यू कैन से अगर वो सॉलिसिटर के पोर्टल से कर रहा है, डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके केस को केस ऑफिसर के सामने अगर लेके जा रहा है तो इम्पैक्ट तो बिल्कुल डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आपके पास या आप अगर बोलोगे सक्सेस रेट पे फर्क बिल्कुल पड़ता है।
अगर आपके पास एक इमिग्रेशन लॉयर है, इट मीन्स कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज उन्होंने उसकी स्टडी करी है, दे नो कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। वो गारंटी तो नहीं दे सकता, बट यस वो आपके चांसेस ऑफ एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने में वो आपको हेल्प कर सकता है। वो जब बिकॉज वो सक्सेस के रेट को बढ़ाते हो आप जब भी, लाइक जब कभी आप इमिग्रेशन लॉयर को आप अगर प्रोसेस उसके थ्रू कराते हो तो। ठीक है। कहीं ना कहीं एक आखिरी क्वेश्चन दोबारा ये कहूंगी कि आखिरी पूछ रही हूँ, अगर किसी को अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें होने चाहिए उनके प्रोफाइल में कि जिससे उन्हें लगे कि हाँ मेरा रिजल्ट आएगा पीआर अप्लाई करने के बाद? देखिए, पहली बात तो आप ये चीज समझो कि आपके 65 पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। 65 पॉइंट्स जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कहता है, बट इट डजंट मीन कि 65 पॉइंट्स पे इनवाइट आ जाएगा। ये डिसाइड करेगा आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा है। सेकंड थिंग, आपकी ऑक्यूपेशन कितना सही है। ऑक्यूपेशन जजमेंट बहुत जरूरी है, एंस्को कोड को पहचानना, बिकॉज अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को तो 20 to 30% केस जो है वो पहले स्टेज पे हाई ना हो जाता है। अगर आप स्किल असेसमेंट ही अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। सो करेक्ट एंस्को कोड को पहचानना बहुत जरूरी है, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई कर रहे हो तो स्किल असेसमेंट में ऐसा क्या रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें ही चीजें क्लियर हो जाती हैं एप्लीकेंट की? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपके एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट पहले ही स्टेज पे वो लोग वेरीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में खुद को नॉमिनेट कर पाऊँ, मेरी जो एजुकेशन है वो सही है उस काम को करने के लिए। मेरे को पॉइंट्स क्लेम करने हैं वर्क एक्सपीरियंस के, तो मेरा जितना टेन्योर है उसके वर्क ईच एंड एवरीथिंग, जो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा रेफरेंस लेटर है, मेरा ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, पेड एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ, सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, पीएफ कट रहा है तो पीएफ का स्टेटमेंट दें आप। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कंपाइल करके आपको स्किल असेसमेंट फाइल करना पड़ता है। एंड देयर गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर स्किल असेसमेंट अथॉरिटीज हर ऑक्यूपेशन की अलग अलग होती है, वो ये चेक करती है कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे वो कितना सही है कितना गलत है, क्या आप उस ऑक्यूपेशन को, जिस ऑक्यूपेशन में आपने खुद को नॉमिनेट किया उसको आप कितना सक्सेसफुली आप उसको आप मैच कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पूल में एंटर होने से पहले, इनवाइट भी आने से पहले ये चीज पहले ही वेरीफाई हो जा रही है, तो चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ गेटिंग रिजेक्शन आफ्टर इनवाइट बहुत बच ही गया। दैट्स द रीजन आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट के बाद ओनली 10% और 5% चांसेस होते हैं कि आपका केस रिजेक्ट होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स पहले हो चुके हैं वेरीफाई, वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो चुके हैं। अगर सब कुछ सही है, दैट्स द रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग ओनली यू गॉट द इनविटेशन। राइट, लास्ट में वो क्या ही देखेंगे फिर आपका पीसीसी मेडिकल, आई बिलीव। यस, आई थिंक यस, पीसीसी एंड मेडिकल ही होता है, प्लस जो आपने एंट्रीज डाली हैं, जो आपने यूएस आपने अपडेट किए हैं, जो आपने पॉइंट्स क्लेम किए हैं, वो आपके जेन्युइनली है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर कम है आफ्टर द स्किल असेसमेंट एंड आफ्टर गेटिंग इनवाइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्किल असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, सो दैट वर्क्स फॉर वर्क परमिट आल्सो। ओके, वर्क परमिट के लिए भी स्किल असेसमेंट करवाना होगा। मेजरली आप देखोगे 90% 482 और जो सब क्लास है उसमें आपको तो 90% ऑक्यूपेशन स्किल असेसमेंट के थ्रू जाता है। अगर आप 186 या 494 अप्लाई कर रहे हो उसमें तो मैंडेटरी है स्किल असेसमेंट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब जॉब ऑफर अपनी ही राइट ऑक्यूपेशन में लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब ऑफर कुछ है, पेरोल कुछ और हो रहा है और काम कुछ और कर रहे हैं वहां जाके, तो मैनिपुलेट कुछ नहीं हो पा रहा है। यस, पीआर में एक चीज का ये तो एक फायदा है कि सारा चीजें जो है वो व्हाइट कॉलर से रहता है, कुछ भी आप ब्लू कॉलर में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास पीआर वीजा है, जाओ जिस भी किसी फील्ड में जॉब करना है वो आप जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, आपको स्टडी करनी है स्टडी करो, सारे बेनिफिट्स हैं पीआर। दैट्स द रीजन नाउअडेज पीपल आर सिलेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया पीआर। तो ऑस्ट्रेलिया का पीआर जैसे 5 इयर्स का ही मिलता है, राइट? 5 इयर्स के पीआर के बाद अगर आप सिटीजनशिप बेनिफिट्स या और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थोड़े ऐड ऑन करें, लास्ट कंपाइल करें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स अगर आप स्टे कर चुके हो और आप अगर 189 या 190 पे हो तो आपको स्ट्रेट अवे आपको सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड एज आई टोल्ड यू कि 491 आपको टीआर देता है, राइट। सो जब आपको टीआर देगा तो पहले आपको उसको परमानेंट रेजिडेंशियल वीजा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट आपको 3 इयर्स वहाँ पे स्टे कर आपको दिखाना पड़ता है। जब आपके पास 4 इयर्स यानी कि जब आप 1 ईयर पीआर पे रह लेंगे तो आफ्टर 4 इयर्स देन यू कैन अप्लाई फॉर अ सिटीजनशिप। सो ऐसा नहीं है कि 5+4 होगा, यानी 5 साल में अगर आपने 4 साल अगर आपने 491 में भी रहेगा तब भी आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच आलोक सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को अटेंड करने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस।